अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 को एंड कर रहे होंगे। वॉइड एग्रीमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे जी। कल हमने डिस्कस किया कि वॉइड एग्रीमेंट्स होते क्या हैं और हमें पता लगा कि जी ऐसे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो उनको वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है। अच्छा, वॉइड के अंदर हमें ये भी आइडिया है कि कुछ एग्रीमेंट्स इलीगल भी हो सकते हैं, गैर कानूनी है, उनको अगर आप इन्फोर्स करवाने जाएंगे अदालत में आप तो खुद पकड़े जाएंगे। और कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं वो इलीगल तो नहीं है लेकिन ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टांसेस या आप कह लें कि जिनके अंदर इसेंशियल्स नहीं पाए जा रहे होते वैलिड एग्रीमेंट्स के, इस वजह से वॉइड हो जाते हैं। जैसे कि अनसर्टन। अब अनसर्टन एग्रीमेंट इलीगल तो नहीं है लेकिन क्योंकि ये एक इसेंशियल नहीं है इसके अंदर सर्टन होने का, तो वो ये क्या कहलाता है जी, वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। इसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। इस तरह हमने कल देखे हैं जी अनसर्टन एग्रीमेंट्स की बात की है, फिर हमने एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन देखा है। ठीक है, इस चैप्टर में तो ऑब्वियसली 4-5 को उन्होंने डिटेल में बताया लेकिन हमने पहले डिस्कस किए होते, इसलिए मैंने आपको जो लिस्ट बताई थी वो आपने लिस्ट इसी तरह तैयार करनी है। ठीक है जी। फिर हमने कहा जी जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ, या आप डिस्क्वालीफाइड पर्सन वगैरह के साथ कर लेते हैं, तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट से आपके ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है कि कानून ने वाज़ेह तौर पे लिखकर बोल दिया कि भाईजान ये वॉइड होंगे, ये आप प्लीज़ ना करें। ठीक है। फिर हम आए जी हमने कहा कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड या प्रोफेशन जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। आप किसी को उसके किसी बंदे को पेशे से, काम से, ट्रेड से नहीं रोक सकते। अगर रोकेंगे वॉइड होगा। लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शंस थी। 3 कौन सी एक्सेप्शन थी? सबसे पहले आप अगर किसी से गुडविल खरीदते हो, गुडविल से बड़ा नाम खरीदते हो बिजनेस का, तो भाई फिर जाहिर है उसे कहेंगे ना कि इस नाम के साथ रीजनेबल लोकेलिटी में, फॉर रीजनेबल टाइम। रीजनेबल लोकेलिटी से मुराद क्या है कि जो उस नाम के हिसाब से एक रीज़नेबल सा एरिया बनता हो, इस एरिया में आप काम नहीं करेंगे। और ये जो रीज़नेबल है इसका फैसला फिर एंड पे कौन करेगा? अदालत करेगी। मतलब अदालत की नज़र में ये रीज़नेबल होना चाहिए। फिर हम कहते हैं अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को, जो अभी मौजूदा आपके पार्टनर्स हैं या जो आउट गोइंग है, जो छोड़ के जा रहे हैं, उनको भी आप कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं कि भाई आप सिमिलर बिजनेस के अंदर जाकर काम नहीं करेंगे। और इस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को भी आप रोक सकते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, कि भाई आप हमारे साथ जब तक एम्प्लॉय हैं किसी और सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस के अंदर आप नहीं रह सकते, क्योंकि हमें डर है कि आप कहीं हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जाके वो ना आप डाइवर्ज ना करें या आप सेल ना करें या वो लीक ना कर दें। ठीक है जी। फिर हमने कहा जी एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ये वॉइड होते हैं, लेकिन अगर माइनर की मैरिज को रोकने के लिए एग्रीमेंट किया जाए तो दिस इज द वैलिड एग्रीमेंट। क्योंकि अगर माइनर की मैरिज को भी हो लेने दिया गया, मतलब उसको ना रोका गया, तो फिर वो जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन वाला कॉन्ट्रैक्ट का था वो प्रोविजन डिफीट हो जाएगी, वो प्रोविजन हार जाएगी। ठीक है। तो उसको भी हमने ज़हन में रखते हुए हमने फिर एक नया रूल क्या निकाला कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड एक्सेप्ट माइनर। एक माइनर की मैरिज को आप रोक सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हमने बात की थी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी बंदे को कानूनी चाराजोई करने से आप नहीं रोक सकते। ये आप रोक भी दें तो ये बात वैलिड नहीं है। और हमने यहाँ पे यही पढ़ा कि ये भाई अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा गया, इसका ये मतलब नहीं कि अगर उसके अंदर ये शिक डाल दी जाए कि कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते और आप कहें लो ये तो वॉइड हो गया, पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। नहीं, वो कहते हैं जस्ट टू दैट एक्सटेंट, सिर्फ उस हद तक, सिर्फ इस शिक की हद तक वॉइड है। मतलब है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, आप स्टिल केस कर सकते हो। ठीक है। पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा। अच्छा, लीगल प्रोसीडिंग के केस में हमने कहा कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। एब्सोल्यूट से मुराद क्या है कि बिल्कुल ही किसी भी जगह पे जाके आप केस नहीं कर सकते, ये मना किया गया है। ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी 2-3 इक्वल लेवल की कोर्ट्स हैं, इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट हैं, उसमें से किसी एक में करना, सिर्फ लाहौर वाली कोर्ट्स में करेंगे, सिर्फ कराची वाली में करेंगे, सिर्फ इस्लामाबाद वाली में करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, जा तो रहे हो ना अदालत। दूसरे नंबर पे अगर आप कहते हो कि भाई हम अदालत में फैसला केस लेकर जाएंगे लेकिन केस का जो भी डिसीजन आएगा उसके खिलाफ अपील नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे, ये भी रोका तो जा रहा है, लेकिन दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन। व्हाई? बिकॉज यू आर गिविंग हिम द अपॉर्चुनिटी टू बी प्रेजेंटेड बिफोर वन कोर्ट। सही है, एक कोर्ट के सामने जाने की आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो भाई कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर आप आर्बिट्रेशन में चले जाएं, आप कहें कि यार अदालत नहीं हम जाएंगे, हम ना जब मसला होगा पंचायत में जाएंगे, आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। हम पढ़ेंगे भी चैप्टर 18 के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 1940 का कानून है, उसके मुताबिक रिटन एग्रीमेंट करके अगर आप आर्बिट्रेशन में चले जाए अदालत तो खुश होती है।
ईमानदार अदालत वो कहती है कि चलो अच्छा यार बार बार ही फैसला हो गया हमारे ऊपर, तो पहले बहुत ज़्यादा बर्डन है। और अगर कोई ऑलरेडी केस चल रहा हो अदालत के अंदर, उसको भी आप बाहर लेकर आ सकते हैं कि जज साहब उसको लिख कर देंगे ये हमारा जो है रिटन एग्रीमेंट है हमारा आर्बिट्रेशन का, आपसे ना हो पाएगा, आप सिर्फ इसके ऊपर हमें इजाज़त दें ताकि हम बाहर जाके खुद फैसला कर लें। ठीक है जी, तो भाई ये आप कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की हैं। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। आज हम बेसिकली बात करेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट्स की। वेजरिंग का मतलब जुआ। ठीक है, वेजरिंग एग्रीमेंट क्योंकि दो वजह से वॉइड है, दो वजह से भाई वॉइड है। एक तो इसकी रीजन है कि दिस इज इलीगल, क्या है ये, इलीगल है। और दूसरी वजह क्या थी, कल मैंने बताई थी, अनसर्टन है। जुए का पता नहीं ना होता क्या होना है, तो आप उस चीज के ऊपर पैसा लगाते हैं, अनसर्टन है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्योंकि एक शाख इलीगल है तो इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जब इलीगल एग्रीमेंट होता तो क्या होना चाहिए, उसकी क्या उसकी अहमियत है, या आप उसके कह लें कि उसकी हैसियत क्या है इलीगल एग्रीमेंट की। अब अगर इलीगल एग्रीमेंट कर लिया गया तो अब कानून आपके साथ क्या करेगा, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से ऑब्वियसली सजाएं तो नहीं हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे कि कौन कौन सी सजा देनी जानी है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट का बतौर कॉन्ट्रैक्ट, बतौर एग्रीमेंट क्या उसका होगा काम, उसको हम देख रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि वेजरिंग के अंदर रहते हुए, बात जरा गौर से समझ लें, क्योंकि उसने इलीगल एग्रीमेंट को अलग से कहीं पे भी नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, वो यहाँ पर ही कह रहा है कि भाई अगर वेजरिंग एक इलीगल एग्रीमेंट है तो जो सलूक इसके साथ हो रहा है इलीगल होने की वजह से, वही फिर हर इलीगल एग्रीमेंट के साथ होना चाहिए। आगे बात समझ। तो यहाँ से मतलब है कि हम वो कहते हैं ना मुस्तार लेना, उधार ले लेंगे आइडिया, कॉन्सेप्ट हम यहाँ से ले लेंगे कि यार अच्छा क्योंकि वेजरिंग एक इलीगल एग्रीमेंट भी है तो इलीगल एग्रीमेंट के साथ जो जो होना चाहिए वो वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ हो रहा है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट को हमने फिर इस लिहाज से भी स्टडी करना है। ठीक है, चले आए ज़रा। भाई वो कह रहा है कि वेजरिंग एग्रीमेंट, अब वेजर इज अ बेट, एक शर्त है, an agreement by which two or more parties agree that a certain sum of money or other things, पैसे भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई कंसिडरेशन, कोई चीज़ हो सकती है, shall be paid or delivered to one of them on the happening or not happening of an uncertain event। ठीक है जी, कुछ पार्टीज हैं, 2 4 5 10 50 जितनी भी हैं जो पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपस में ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई इवेंट, कोई वाकया हो गया या ना हुआ तो मैं आपको पैसे दूंगा या मुझे पैसे देना। मिसाल के तौर पे क्रिकेट के अंदर सबको पता है कि फिक्सिंग होती है। ठीक है, स्पॉट फिक्सिंग एक होती है और एक मैच फिक्सिंग होती है। स्पॉट फिक्सिंग क्या होती है कि एक एक बॉल, एक एक स्कोर के ऊपर बात हो रही होती है। मिसाल के तौर पे वो जन्नत मूवी देखी होगी, ठीक है, तो वो यही है। अच्छा अब वेजरिंग ये वो, तो भाई अगर मैं ये कहूँ कि यार ये अभी जो है बाबर आजम कवर ड्राइव मारेगा, मुझे नहीं पता करेगा कि नहीं करेगा, अनसर्टन इवेंट है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। ठीक है, मैंने साथ वाले को कहा कि भाईजान बाबर आजम ने अगर कवर पे चौका मार दिया तो भाई मैं तुम्हें जो है तुम मुझे 50,000 दोगे, अगर ना किया तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। मिसाल के तौर पे ये, अब देखें मेरा ना कोई इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर। इंटरेस्ट से मुराद क्या है यहाँ पे, ये भी समझना आगे जाके हेल्प करेगा आपकी, क्योंकि बाद में हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बड़ी हेल्प करेगा आपकी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़ेंगे चैप्टर 5, वो आपका, वो भी अनसर्टन ही होते हैं लेकिन वो वैलिड होते हैं, वो वहाँ पे फिर आपको समझ आएगी। इससे थोड़ा सा इस बात को समझ लें। इंटरेस्ट से मुराद है कि भाई मैं बाबर नहीं हूँ, मेरा उसमें कोई वो नहीं, या तो मैं उस टीम का प्लेयर होता फिर तो मैं कहता, मतलब किसी तरह का इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मनी है, पैसा है ना। जवारियों का कोई मुल्क नहीं होता, ठीक है, वो बैठा हुआ मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट पैसे भी लगा दूंगा कि भाई मुझे तो जीतना है, मैं जुआ खेल रहा हूँ, बस बात आ रही समझ। अच्छा अब मैंने एक अनसर्टन चीज़ के होने पर, ऑन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट, मैंने पैसे लगा दिए, दिस इज वेजरिंग। या मैं ये कहूँ कि यार इस बॉल पे कुछ नहीं होगा, डॉट करेगा वो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, या इस बॉल पे आउट नहीं होगा, ठीक है, इस तरह की अगर मैं ना होने के ऊपर लगा रहा हूँ तो ये भी जुआ है। ठीक है, नहीं होगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा वरना तुम देना, इस तरह मतलब कुछ गेम चल रही है। ठीक, बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आज बारिश नहीं होगी, ठीक है, मैंने अपने किसी और पर्सन के साथ में बैठा, मैंने कहा कि यार अगर आज बारिश हो गई
अगर आज बारिश होगी तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा, अगर ना हुई तो फिर तुम मुझे देना। अब पता नहीं बारिश होनी है नहीं होनी, दिस इज एन अनसर्टन इवेंट, लेकिन हम आपस में बैठे हुए उसके ऊपर भी खेल रहे हैं, बात कर रहे हैं फॉलो। तो वेचनिंग ऑब्वियसली पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर किसी हद तक थोड़ी बहुत वेचनिंग अलाउड है, लीगल है, लेकिन हमें बाकी कंट्रीज़ का जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिकली जहाँ पे चल रहा है, वहाँ पर वेजरिंग अनसर्टन होते हुए वॉइड है, और इन कंट्रीज़ में इलीगल भी है। अब देखिए, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बताता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काम ही नहीं है कि एक चीज़ इलीगल है लीगल है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की हद तक बात करेगा, बात समझ रहे हैं। इलीगैलिटी कौन बताता होता है? रेलेवेंट कंट्री का पीपीसी, जैसे मतलब कि पिनल कोड जो होता है, पाकिस्तान पिनल कोड है वो बता रहा होगा, इंडिया का आईपीसी है वो उनको बता रहा होगा। तो भाई वहाँ पर पता लगता है कि ये चीज़ गलत है या नहीं है, या कोई स्पेशल लॉ उसके लिए निकाला गया हो उसको इलीगल करार देने के लिए। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काम ये नहीं है कि मैं बताता फिर को लीगल क्या है इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है भाई मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की हद तक बताऊंगा ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है या नहीं है। आगे ये बात समझ, वो चीज़ पीछे से लीगल है इलीगल वो मेरे एम्बिट में नहीं है। आगे भाई अच्छा, अब इसकी ज़रा देखें बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल है एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। ये बुनियादी कानून है कि भाई जान जो एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड हैं। जाहिर है जब भी वो बेसिक रूल बताता है ना, वो फिर कोई ना कोई एक्सेप्शन बता रहा होता है, वरना वो सिंपल बात कर रहे। जैसे हमने कहा था कि एग्रीमेंट विदाउट कंसेशन, वो कह रहा बेसिक रूल ये है कि वॉइड है, लेकिन ये 4 एक्सेप्शन है। ठीक है, हम कहे लीगल प्रोसीडिंग, उसने कहा बेसिक रूल ये है कि जी एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग आर वॉइड, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पे, उसने कहा बेसिक रूल ये है कि एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है, आर वॉइड, बट हियर आर सम एक्सेप्शन। सही है, तो बेसिक रूल जब अलग से बता रहा होता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो साथ उसने एक्सेप्शन बतानी होती है। खैर ये तो एक बस वो एक्सपीरियंस के बेस पे, अदरवाइज आपको पता तो होनी चाहिए। बेसिक रूल वो कहता है क्या है, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ अ वेजर are void and no suit shall be brought forward for recovering anything alleged to be won on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which a wager is made। ये बात जरा गौर से समझ लें। उसने कहा कि भाईजान वेजर जो है मतलब जुआ जो है ये वॉइड एग्रीमेंट है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। जुए के पैसों की रिकवरी के लिए आप केस भी नहीं कर सकते अगले बंदे के ऊपर, क्यों? बिकॉज दिस इज वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल ही नहीं है। तो भाई अदालत में आप जाएंगे कि सर जी वो मैं उससे जुआ जीता हूँ 10 लाख रुपया उसने मेरा देना नहीं दे रहा, अदालत कहेगी पहले दिन पांजा फिट करो ना, ये इलीगल वाला है। ठीक है, तो सेकेंडली है क्योंकि अनसर्टन है भाई, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल, हम इन्फोर्स नहीं करवाएंगे इसको। ठीक है, और इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी बंदे को पैसे, वो होता है ना कई बार क्या शर्त लगानी है, पहले पैसे रख फिर जाके शर्त लगेगी। आपने पहले चीज़ें पकड़ा दी हैं, पैसे रख दिए हुए हैं, ठीक है, बार में वो शर्त हुई है या नहीं हुई वट एवर, अब आप अदालत में नहीं जा सकते क्योंकि अदालत ने कहना भाई जान किस चीज़ के लिए पकड़ाए थे, सर वो जुआ खेलना था तो उसके लिए, ना तो जुआ हुआ है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जुआ हुआ ही नहीं है। ठीक, अदालत फिर भी कहेगी भाई जान आपने जुए के लिए पैसे रखे थे, हम तो नहीं इन्फोर्स करवा सकते। या उसने कहा यार जुआ हुआ था मैं जीत गया था लेकिन वो पैसे लेकर भाग गया, अदालत कहेगी भाई फिर सही है आप भी भागो वरना फिर आप पीछे पुलिस भागेगी, पुलिस भी जाकर खेलेगी फिर आपके साथ जुआ। ठीक है जी। तो भाई उसने कहा है कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, और वेजरिंग एग्रीमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व पैसों की या चीज़ों की रिकवरी के लिए कोई भी केस अदालत में नहीं किया जा सकता, करेंगे तो फंस जाएंगे खुद ही। एग्जाम्पल देखें, हामिद प्रोमिसेस टू पे 10,000 टू आरिफ इफ इट रेन्ड टुडे। उसने कहा अगर आज बारिश होगी ना तो मैं आपको 10,000 दूंगा। वाह। एंड आरिफ प्रोमिसेस टू पे 10,000 इफ इट डिड नॉट, अगर ना हुई तो द एग्रीमेंट इज वॉइड। सही है, वॉइड बीइंग वेजरिंग। देखें अब इसमें बारिश होना ना होना इलीगल इसमें क्या है, मतलब है कि इस लिहाज से तो वो आपको नहीं समझ आई ना कि इसके अंदर आप इसको मतलब कानूनी समझेंगे गैर कानूनी समझेंगे, लेकिन क्योंकि ये अनसर्टन है और आप इसके ऊपर जुआ खेल रहे हो, शर्त लगा रहे हो एक चीज़ के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज इलीगल। बात आ रही समझ? तो भाई आपने सिंपल सा देखना है कि जिस चीज़ के बारे में मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एग्रीमेंट कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ सर्टन, यकीनी है, आपको पूरा यकीन है कि यार बारिश होनी है, दिल कर रहा है
अलग बात है, दुआ है अलग बात है, ख्वाहिश है अलग बात है, लेकिन क्या यकीन है पूरा कि बारिश होगी? तो फिर तो है, अदरवाइज आपका ये क्या कहलाएगा? अनसर्टन एग्रीमेंट है। दिस इज वॉइड एग्रीमेंट, वेजिंग एग्रीमेंट। अच्छा जी 62 एन एग्रीमेंट टू एंटर इनटू अ रेसलिंग इवेंट। रेसलिंग इवेंट में भाई जा रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, इन विच विनर वॉज टू बी रिवॉर्डेड बाय द एंटायर सेल प्रोसीड्स ऑफ टिकट्स। उसने कहा कि भाईजान दो लोग हैं माजा पहलवान, गामा पहलवान, चले रेसलिंग के अंदर, या चले आजकल की मॉडर्न बात कर लेते हैं, अब वो रिटायर भी हो गए हैं हमारे बचपन के हीरो, ठीक है वो WWE के रॉक या जॉन सीना और अंडरटेकर की भाई आपस में हो रही है, फाइट हो रही है। वैसे तो गेम ही थी वो। कितना अफसोस हुआ मुझे कि जब मुझे पता लगा कि यार वो तो स्पोर्ट के तौर पे उसको लेते हैं, हम तो हमें बचपन में मरने वाले हुए होते थे कि ये अंडरटेकर उठ रहा है, और अंडरटेकर की पता नहीं क्या क्या मिथ्स बनाई होती थी ना, कि केन अंडरटेकर का भाई है, फिर अंडरटेकर मर के जिंदा हो जाता है, और पता नहीं मतलब क्या क्या, इतने छोटे हम होते थे, हमें लगता था क्या चीज़ चल रही है ये। अच्छा खैर, तो भाई अब फॉर एग्जांपल दो लोगों की रेसलिंग हो रही है, ठीक है, अंडरटेकर है, जॉन सीना है, इनकी हो रही है। अब अगर वो जो रेसलिंग करवाने वालों ने, मैनेजमेंट ने ये फैसला किया गया जो विनर होगा ना, सारे के सारे जो पैसे हैं जो टिकट से इकट्ठे होंगे वो हम उसको दे देंगे, हम उसको पैसे दे देंगे। वो कहते हैं यार ये वेजरिंग नहीं, ये किस तरह की वेजरिंग है, ये तो इनाम दिया जा रहा है। अगर आप हर इनाम देने को, प्राइज देने को, मतलब है कि जो फर्स्ट आएगा क्लास में उसको 50,000 रुपये इनाम, ठीक है, जो रेस में फर्स्ट आएगा उसको 2 लाख रुपए इनाम, इस तरह की आप चीज़ें करते हैं, तो वो कहते हैं फिर अगर हर चीज़ तो नहीं है ना आपकी, जुआ तो नहीं है, फिर वो इनाम वाला, रिवॉर्ड या प्राइज वाला कॉन्सेप्ट ही आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बात आ रही है समझ? बेशक चीज़ अनसर्टन है कि जॉन सीना विन करेगा या आपका अंडरटेकर विन करेगा, ये बिल्कुल अभी किसी को नहीं क्लियर, लेकिन क्योंकि हम उनको रिवॉर्ड कर रहे होंगे उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर। वर्ल्ड कप खेलने जाती हैं टीम्स 10-12 टीम्स होती हैं, वर्ल्ड कप खेलती हैं, एंड में जाके कोई एक जीतता है, उसको पैसे मिलते हैं ना, उसको इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है उसको। अब आप क्या कह देंगे कि ये जुआ है? नहीं, अगर आप बाहर बैठे हो ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा और मैं इसकी बेस पर पैसा लगा रहा हूँ, बाहर बैठा हुआ बंदा जिसका उनको कोई इफेक्ट ही नहीं है, ना पाकिस्तानी टीम को पैसे मिलने हैं आपके, ना इंडियन टीम को पैसे मिलने, आप आपस में खेल रहे हैं एक चीज़। दिस इज़ अनसर्टन, वो अनसर्टन भी है और उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी कोई एफर्ट नहीं है उसके अंदर, ये भाई क्या जुआ कंसिडर होता है? ये बात बड़े गौर से समझनी है। अगर मतलब है कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड, स्किल्स बेस्ड कोई काम करें और आपको खुद को ही इनाम मिल रहा है उस चीज़ का, तो वो तो फिर आपका वैलिड है। मैं फॉर एग्जांपल किसी के साथ कहता हूँ, वीडियो गेम आगे खेलते हैं, टेकन खेलते हैं हम, ठीक है, हम दोनों में से जो जीता, अनसर्टन है ना अभी, पता नहीं कौन जीतेगा, हम दोनों में से जो जीता उसको 1 लाख रुपए इनाम, हम दोनों आपस में बात, ये शर्त नहीं है, ये शर्त नहीं है, ये स्किल है भाई आपकी, ये आपकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इनाम दिया जा रहा है, इसको शर्त, हर चीज़ शर्त नहीं है। बात आ रही है नहीं कर रहे फॉलो? अब फॉर एग्जांपल जो जैसे वो हमारे खैर कॉन्सेप्ट थोड़े हिले हुए हैं ना चीज़ों के, हम हर चीज़ को फिर या तो बिल्कुल ही चीज़ें छोड़ के बैठे होते हैं या बिल्कुल ही फिर मुसलमान हो जाते हैं, ठीक है। तो बस इस तरह ऑनलाइन क्लास में कुछ एग्जांपल्स आती हैं, ज़हन में नहीं भी दी जाती। तो खैर अब फॉर एग्जांपल एक वो था जी, स्नूकर की बात करते हैं। दोस्त गए हैं स्नूकर खेलने, अब वहाँ पर मतलब है कि अगर मैं आपको कहूँगा चलो हम दोनों खेलते, जीतने वाले को 1000 रुपया ना, ठीक, वो एक उठ के कहेगा ओ नहीं नहीं यार शर्त हराम है, और ये भाई दिस इज़ नॉट शर्त, दिस इज़ नॉट बैट, दिस इज़ नॉट वेजनिंग। ये सिंपल है कि भाई दोनों में से जो जिसकी स्किल्स अच्छी हैं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको इनाम दिया जाएगा। हाँ, 2 खेल रहे थे, तीसरा दोस्त वहाँ पे बैठा हुआ एक चौथे दोस्त के साथ, 2 दोस्त आपस में शर्त लगा के बैठ गए हैं कि यार इन दोनों में से फलां जीतेगा तो तुम पैसे देना, फलां जीतेगा तुम, ये शर्त है। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं खेल रहे। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्किल्स की बेस पर उसके ऊपर आप किसी के साथ बात करो कि आओ भाई देखते हैं, तो दिस इज़ नॉट बैट, ये अलाउड है, ये अनसर्टन बेशक है, ठीक है, अभी आगे पढ़ लेंगे इसको जाके, लेकिन ये आपका क्या है, वैलिड है।
कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो बात पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे बाहर बैठे हुए आपका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है उस चीज़ के अंदर, इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपने खुद नहीं करनी वो चीज़, ना एफर्ट है आपकी, आप सिंपल दो बंदों के बाद दरमियान एक जो है अनसर्टन चीज़ के ऊपर पैसा लगा रहे हो, दिस इज़ वेजरिंग। मेरे ख्याल में काफ़ी अब क्लियर तो हो गया होगा आइडिया, ठीक है जी। चलें, तो उन्होंने कहा भाई ये रेसलिंग वगैरह वाली बात जो आपस में कर रहे हैं, अब यही अगर ये कर रहे थे, दो बंदे रेसलिंग कर रहे हैं, बाहर से बंदों ने पैसा लगा दिया यार वो जीतेगा, वो वेजरिंग है। लेकिन अगर दो बंदे लड़ रहे हैं, सारे इनाम के तौर पे उनको सारे पैसे मिल जाने हैं, तो ये वेजरिंग नहीं है, तो प्राइस है उनका, प्राइस मनी है। अच्छा, तो एक्सेप्शन भाई नीचे उन्होंने एक बताई है, वो कहते हैं एन एक्सेप्शन इज द एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट करना, पैसे डालना, टू अ प्लेट और प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ 500। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 में लिखा गया था, आज से कोई 150 साल पहले, उस वक्त 500 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। अब मतलब क्या इसकी औकात है, लेकिन अभी तक 500 हमारे मतलब इतने कि ना अहल किस्म के पार्लियामेंटेरियन है कि इन्होंने इसको अपडेट भी नहीं किया। एन एक्सेप्शन इज द एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टू अ प्लेट, और प्लेट से मुराद होता है यार वो रिवॉर्ड, वो ट्रॉफी, बेसिकली ट्रॉफी को कहते हैं प्लेट, होता है ना कई बार वो ये प्लेट असल में इसलिए वर्ड यूज़ हो रहा है क्योंकि घोड़सवारी जो होती है ना, हॉर्स राइडिंग, उसमें आमतौर पे प्लेट एक दे रहे होते हैं, ठीक है, वो गोल्ड प्लेट या इस तरह की चीज़ इनाम के तौर पे। तो आप समझे ट्रॉफी की बात हो रही है। प्लेट और प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 एंड अबव टू बी अवॉर्डेड टू विनर ऑफ अ हॉर्स रेस। वो कहते हैं कि भाई अगर एक विनर ऑफ हॉर्स रेस कोई हो रही है, उसके विनर को 500 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट या प्लेट कोई इनाम आपने अगर देना हो, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है हर बंदा, यार ये मेरे पास, ये मेरे पास, ये मेरे पास है, तो इसको आप वेजरिंग नहीं कहेंगे, ये वैलिड है। बात आई समझ, उसने एक्सेप्शन बता, इसको आपने याद रखना है। दूसरा आप नीचे खुद लिख लें कि एग्रीमेंट्स टू गिव प्राइज फॉर कंपटीशन इन्वॉल्विंग स्किल्स, ये लिख लें। ये जो ऊपर एग्जांपल थे ना 62, ये मतलब ये जो रेसलिंग वाली एग्जांपल थी उसकी बात हो रही है। एग्रीमेंट टू गिव या टू रिवॉर्ड प्राइज फॉर कंपटीशन इन्वॉल्विंग स्किल्स, ऐसा कंपटीशन जिसमें स्किल्स शामिल हैं, उसमें जीतने वाले को इनाम दिया जा रहा है, तो भाई दिस इज ओके। आ गई बात समझ। चलें नीचे आ रहे हैं, एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट, ये बात बड़ा गौर से समझना जरूरी है। कोलेटरल से मुराद होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, उसके पैरेलल, सही है। वो कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड है ना, पता है आपको ये वॉइड है, तो भाई हर वो एग्रीमेंट जो वेजरिंग एग्रीमेंट से निकल रहा है या इसकी हेल्प के लिए बन रहा है वो भी वॉइड है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्योंकि वॉइड हैं, तो भाई इससे जुड़ी हर चीज वॉइड है, सिंपल उसने कह रही है। अभी देख लेते हैं, उसने कहा ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली, जानबूझकर, मेड टू फर्दर, बढ़ाने के लिए, और असिस्ट द एंटरिंग इनटू, इफेक्टिंग और कैरिंग आउट, और टू सिक्योर अ गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनी वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड। वो कहता है कि भाई वेजरिंग एग्रीमेंट की हेल्प करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाए, मिसाल तौर पर मैंने कहा मैं आपके साथ जुआ खेलना है, तो बैंक के पास गया, मैंने कहा मैंने जुआ खेलना, 10 लाख कर्जा दो, भाईजान मेरा और बैंक का एग्रीमेंट भी वॉइड हो गया। उसे पता था मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ, उसने मुझे जुआ खेलने के लिए, जो कि एक वॉइड, एक इलीगल एग्रीमेंट है, उसने मुझे असिस्टेंस प्रोवाइड की है, हमारा भी फारिग है, मैं 10 लाख लेके भाग जाऊँ, बैंक में से नहीं निकलवा सकता, क्यों अदालत में जाएगा, अदालत ने कहना है तो बेवकूफ़ आदमी, आपको पता नहीं है कि ये कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट है और ये तो वॉइड एग्रीमेंट है। जब इलीगल एग्रीमेंट वॉइड हो जाए, ये वॉइड है ना इलीगल एग्रीमेंट, तो भाई इसकी हेल्प के लिए किया गया, इसके साथ जुड़ा हुआ हर एग्रीमेंट वॉइड है, ठीक है, बात आई समझ। अब देखें एक वो कानून में ये वैसे हटके एग्जाम्पल, क्रिमिनल बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ की, क्रिमिनल बात तो नहीं है, क्रिमिनल लॉ की बात है कि वो उसमें होता है ना कि अगर एक बंदा मुजरिम है, तो मुजरिम को छुपाने वाला, मुजरिम को पनाह देने वाला, उसकी असिस्टेंस करने वाला भी मुजरिम है। तो एक बंदा जुआ खेल रहा है भाई, तो अगर कोई उसकी असिस्टेंस करे तो वो भी फिर कंसीडर किया जाएगा। वो अक्सर ये एक मशहूर होती है कि जुआ खेलने वाले बच जाते हैं, देखने वाले फंस जाते हैं, ठीक है। वो होता है ना पार्क्स वगैरह में जो हमारे बुजुर्गान हैं पाकिस्तान के, वो कुछ बैठे होते हैं, तो 6-7 टोलियाँ बना के और वो ताश खेल, कार्ड्स खेल रहे होते हैं, जुआ लगा के खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर भी, अच्छा उसमें भी ये है कि अगर तो वो खुद अपने पे ही कर रहे हैं कि भाई हमारी स्किल्स हैं और इस तरह,
उसमें खैर एक दो चीज़ें कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि वो हम अगर बात करें वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन लेट्स सपोज हम अगर कहें कि वो उसमें बेट के ऊपर भी कर रहे हैं, जुआ शुआ भी कर रहे हैं। अब अक्सर जब पुलिस आती है तो कोई लोग ऊपर से देख रहे होते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसके वालिद साहब वो शरीफ आदमी थे वैसे तो बेचारे, जब तक पता नहीं चला तो वो अब इस तरह ही वो कोई खेल रहा था तो वो खड़े हुए थे, भाई पुलिस उठा कर ले गई। और बाकी लोग थोड़े यंग से थे वो तो भाग भूग गए। अब वो भाई थोड़ा सा चले हैं, स्पीड से भागे हैं, पुलिस ने पकड़ लिए। खैर वो ले गए हैं, उनको पैसे ऐसे देकर फिर वो छुड़वाया उन्होंने। तो मतलब वो उनके ऊपर फिर लगे जुआरी है ये तो, ये जुआ खेलता है और ये तो अक्सर देखने वाले भी फंस जाते हैं। तो भाई बात ये है कि अगर आप असिस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ को, इलीगल को, तो आप भी क्या कर रहे हो, इलीगल काम कर रहे हो, सिंपल। तो आए ज़रा इधर। उसने कहा आसिम एग्रीड विद कासिम टू प्रोवाइड हिम क्रेडिट, मैं उधार तुम्हें दूंगा, टू बेट ऑन क्रिकेट मैच विद द स्टिपुलेशन दैट इफ कासिम वॉन, कि अगर कासिम जीत गया ही विल शेयर हाफ द प्रोसीड्स विद आसिम। ठीक है, तो भाई मैं अगर आपको कहूँ कि यार आप बहुत बड़े जुआरी हो, क्या बात है, आपका दिमाग बड़ा काम करता है, ये लो 10 लाख रुपया मेरे से लो, जाके शर्त लगाओ, अगर जीत गए, अब मुझे ज़ाहिर है कंफर्म तो नहीं है कि आपने 100% से जीतना, लेकिन मेरी ख्वाहिश है और मेरा दिल भी कह रहा है कि यार आप तो जीत जाओगे, आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है। बट ऑब्वियसली अगलों का भी तो कोई होगा ना एक्सपीरियंस, जो दूसरी पार्टी ने आना है, तो अनसर्टन है। ठीक है, मैंने आपको 10 लाख रुपया दे दिया, अगर जीत गए तो 5-5 लाख रुपया, बल्कि जो भी विनिंग अमाउंट होगी, मिसाल तौर पर 10 लाख लगाया, 50 लाख जीतना है, तो भाई 25-25 लाख रुपया दोनों का। वो कहता है नहीं ये भी कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट है, दिस इज ऑल्सो वॉइड, ये भी वॉइड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, चलें अब नीचे बात आ गई, नो सूट फॉर रिकवरी अलाउड। नो सूट, सूट का मतलब केस, फॉर रिकवरी अलाउड। इसके सामने ना ये जो हेडिंग है इसके सामने आप लिखें फॉर ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स, मतलब ये जो नीचे बातें होने लगी है ना 3, ये तमाम तर इलीगल एग्रीमेंट्स के लिए होने लगी हैं ये वाली बातें, ये तमाम इलीगल एग्रीमेंट्स के लिए। वेजिंग एग्रीमेंट के लिए तो हैं ही, वेजिंग एग्रीमेंट में आप ये 3 चीज़ें नहीं कर सकते, सूट नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते रिकवरी के लिए पैसों की, और जो कोई भी इलीगल एग्रीमेंट, इसके अलावा कुछ भी कर लें, चर्च बेचने का एग्रीमेंट कर लिया, बंदा मारने का एग्रीमेंट कर लिया, कोर्जन का एग्रीमेंट कर लिया, आपने फ्रॉड का एग्रीमेंट कर लिया, चोरी करेंगे पैसे बांटेंगे, कोई भी एग्रीमेंट विच इज़ इलीगल, ठीक है, वो उसके साथ यही सलूक होगा। अब देखें, अभी मैंने एक बात की, चोरी करेंगे, 5 लोगों ने कहा हम चोरी करते हैं, चोरी करके जो पैसे आएंगे हम 5 आपस में बांट लेंगे। अब देखो, आपस में पैसे बांटना वैसे अगर सिर्फ यही होता तो इसमें तो कोई मसला नहीं था, वैलिड था, लेकिन वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं, इलीगल काम करने से, चोरी करने से। तो भाई ये जो फिर दूसरा एग्रीमेंट है ये क्या है, दिस इज कोलेटरल टू, ये एक दूसरे एग्रीमेंट जो इलीगल एग्रीमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला एग्रीमेंट। तो अदरवाइज ये सोल या स्टैंड अलोन, अकेला ये बिल्कुल वैलिड था, बिल्कुल ठीक था, मतलब पैसे आप करते हैं ना, बिजनेस वगैरह करते हैं, पैसे बांट लेते हैं, उसमें क्या मसला है। लेकिन क्योंकि आपने वो जो किया है वो एक इलीगल चीज़ थी, तो भाईजान ये वाला एग्रीमेंट्स पे आपका क्या हो गए हैं, इलीगल हो गए हैं, वॉइड करार दिए जाएंगे। देखें इसमें अब वेजरिंग भी नहीं है इस वाली एग्जांपल में, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, तो इसलिए मैंने कहा कि इलीगल एग्रीमेंट के साथ वही सलूक होगा जो वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ बतौर इलीगल हो रहा है। ठीक है, तो भाई पहला आ गया जी, उसने कहा नो सूट और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई फॉर द रिकवरी ऑफ, कोई आप केस नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई अदालत में जाके आप कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते, ऑफ एनी सम ऑफ मनी पेड और पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट या इलीगल एग्रीमेंट भी लिख लेंगे, क्योंकि मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ उसने इलीगल एग्रीमेंट के लिए अलग से नहीं बताया हुआ, यहाँ से हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार अगर वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए कोई केस नहीं किया जा सकता अदालत में, चाहे पैसे दे दिए हैं, मैंने आपको 10 लाख दे दिया था, यार कल लाख जुआ खेलेंगे, आप गायब हो गए, मैं अदालत में चला गया, अदालत ने कहा भाईजान कोई रिकवरी नहीं, या हमने जुआ खेला है, मैं हार गया, मैं भाग गया, आपने मेरे पे केस कर दिया, ये 10 लाख रुपए इनसे लेना है, पेएबल है, तो ये नहीं दे रहे, तो भाई अदालत फिर भी कहेगी कि रिकवरी नहीं अलाउड। और सेम किसी भी इलीगल एग्रीमेंट के साथ, मैंने आपको आगे जी फलाम बंदे को थोड़ा सा कुट छुट के आओ, ये लो 1 लाख रुपये, आप कुट्टा है बंदा, पैसे मैंने नहीं दिए, आप अदालत में गए, अदालत ने कहा पहले तो तू आ जा अंदर, ठीक है, तो अलाउड नहीं है।
अच्छा, दूसरे नंबर पे एनी कमीशन, ब्रोकरेज फी और रिवॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। अगर वेजरिंग एग्रीमेंट का आपने कोई भी कमीशन किसी को देना था, मतलब कि कोई बंदा वेजरिंग एग्रीमेंट पूरा करवा रहा था, उसने कहा मैंने तुम लोगों को इकट्ठा किया, चलो तुम लोग खेलो, मुझे जो भी जीतने वाला होगा मुझे कमीशन देगा। वो कहते हैं भाईजान क्यों? क्योंकि ये कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट है। आपको जो कमीशन मिलना कौन से पैसों से मिलना है? जुए के पैसों से मिलना। जुआ तो गलत है, जुआ तो वॉइड है, तो फिर आपको भी कमीशन नहीं मिलना, ये वाला एग्रीमेंट भी वॉइड है। थर्ड, any sum of money knowingly paid or payable on account of any person by way of commission, brokerage fee, reward or other claim in respect of any void wagering agreement। ठीक है, वो कहते हैं कि मैंने पैसे देने थे किसी के, कमीशन देना था वेजरिंग वाला, या मैंने कोई रिवॉर्ड के तौर पे भी वेजरिंग एग्रीमेंट के पैसे देने, मतलब है कि मैंने देने थे पैसे वेजरिंग एग्रीमेंट के, जुआ मैं हारा था, मैं नहीं दे पा रहा, एक और बंदा कह रहा है यार मैं दे देता हूं तुम्हारे पैसे, तुम मुझे बाद में देना, फिर अगेन वही बात, क्योंकि दिस इज कोलेटरल टू अ वेजरिंग एग्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो वॉइड। तीनों एग्जांपल दोबारा सुन ले। उसने पहले नंबर पे कहा कि भाई अगर आप जुआ खेलते हो, हारते हो, जीतते हो, किसी तरह का अदालत में जाकर केस नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे। सेकेंडली वो कहता है कि भाई अगर आप ने कोई कमीशन आपको मिलना था जुआ करवाने का, या ब्रोकरेज या किसी भी तरह का रिवॉर्ड, वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वॉइड है। तीसरे नंबर पे वो कहता है कि आपने कमीशन वगैरह देना था लेकिन आप नहीं दे पा रहे, कोई और बंदा आपके बिहाफ पे देता है, तो उसने भी एक वॉइड एग्रीमेंट किया है, अब वो भी आपके ऊपर कोई केस से रिकवरी का नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके नीचे ना आप खुद लिख लें, वो जो नीचे कोई बुक में जगह होगी, तीन बातें लिख लें। इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वॉइड, ये लिख लें, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। कोलेटरल एग्रीमेंट कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वॉइड, यही जो वेजरिंग वाली, मतलब स्पेसिफिकली लिख भी लो, वरना इस जेन से निकल जाना। जब आपने रिवाइज करना आपने सिर्फ वेजरिंग वाली बातें पढ़ लेनी, इलीगल वाली नहीं पढ़नी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये भी लिख लो। इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। नो रेमेडी इज, रेमेडी का मतलब है कि कंपनसेशन, किसी तरह का फायदा, रिकवरी वगैरह, नो रेमेडी, नो काइंड ऑफ रेमेडी इज अलाउड फॉर इलीगल एग्रीमेंट्स। ठीक है जी। लास्ट कॉन्सेप्ट है जी, पेमेंट बाय गार्डियन, एग्जीक्यूटर एटसेट्रा फॉर वॉइड एग्रीमेंट्स नॉट टू बी अलाउड क्रेडिट। देखें, वो कहते हैं अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड एनी क्रेडिट, एक बंदे को कोई किसी तरह का उधार नहीं दिया जाएगा, इन हिज अकाउंट फॉर मेकिंग एनी पेमेंट इफ सच पर्सन इज द गार्डियन ऑफ द माइनर ऑन हुज बिहाफ ही मेड पेमेंट, और हियर और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन ऑन हुज बिहाफ ही मेड पेमेंट एंड सच पेमेंट रिलेट्स टू वॉइड वेजरिंग एग्रीमेंट वगैरह वगैरह। वो कहता है कि अगर कोई बच्चा माइनर खेलने गया जुआ, वो जुआ हार गया, गार्डियन साहब आए, उन्होंने कहा मैं पैसे दूंगा, ठीक है, या एक बंदा रहा जुआ खेलते खेलते इतना खेला कि मर गया, ठीक है, वो होता है ना कि दिल पे लग गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया वो बंदा, अब उसके वो जुआरियों ने तो पकड़ लिया, दूसरों जुआरी बड़े फिर होते हैं, ठीक है, उन्होंने भाई उसके लीगल वर्सा को, कानूनी वर्सा को पकड़ लिया कि भाईजान लाओ पैसे दो, ये बंदा इतने पैसे हारा है, कर्जा है आपके ऊपर। अब वो उस बेचारे ने भी उधार लिया कहीं से, ठीक है, ये जानते बूझते हुए बता के अगले बंदे को कि यार मैंने जुए के पैसे देने हैं, या गार्डियन ने किसी को बता के यार मुझे उधार दे दो, मैंने बच्चे के जुए के पैसे उतारने हैं, वो कहते हैं वॉइड है भाई, कानून रहम दिल नहीं हो सकता, कानून ने सिंपल एक लॉ बताना है आपको, ठीक है, वो एक सिंपल एक आपको बता रहा है चीज़ क्या ये करनी है ये नहीं करनी, आ रही है बात समझ। तो वो इस चीज़ पे नहीं जा रहा कि जी आपका वो बंदा मर गया उसके पैसे उतारने, भाई गलत काम करते हुए मरा है, क्या करें उसको, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर ऐसी पेमेंट वेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेट कर रही है या कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट है, ये वॉइड है, ओके। उसने स्पेसिफिकली बता दिया गया कि इसको उधार नहीं समझा रहेगा, अगर कोई बंदा उधार देगा इस काम के लिए तो वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, वो जाके अदालत में केस नहीं कर सकता कि ये माइनर का गार्डियन आया था, मैंने इसको पैसे दिए थे, उसका बच्चा फंसा हुआ था उधर जुए में, तो मेरे पैसे रिकवर करवाएं, अदालत कहेगी नहीं काका चल शाबाश उठ, ओके। एग्जाम्पल देखें, नसीर इज गार्डियन ऑफ कबीर, कबीर लॉस्ट अ बेट एंड नसीर पेड 7,000 फ्रॉम हिज पॉकेट फॉर द बेट। नसीर साहब ने अपनी जेब से 7,000 रुपया दे दिया, यार ये लो पकड़ो। अब नसीर को ये कभी भी पैसे उधार वापस से नहीं होना, चाहे उन्होंने मतलब है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह ने खुद पैसे दिए हों, अब ये उधार कंसिडर नहीं होना, गार्डियन ने खुद दिए हों ये उधार कंसिडर नहीं होगा, और या चाहे इन्होंने किसी से लेकर पैसे दिए हों कि यार ये दे दो ज़रा हमारा ये केस चल रहा है, वो भी अलाउड नहीं है। कोई किसी तरह का सिंपल बात है, जो कोलेटरल हैं जो जुड़े हुए हैं इसके साथ वेजरिंग के साथ, तमाम के तमाम वॉइड है, ठीक है जी। चलें, ये था जी आपका चैप्टर। इसमें एक क्वेश्चन देख रहे थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 देखें ज़रा।
देखिए नहीं, प्रैक्टिस का वही तरीकाकार है। लीगल प्रोविजन मस्ट है, लीगल प्रोविजन लाजमी है, लीगल प्रोविजन लाजमी है। ये कितनी की बार मैं आप लोगों को बताऊं, टेस्ट में अभी भी कुछ लोग लीगल प्रोविजन नहीं लिख रहे, सीधा जंप कर जाते हैं डिसीजन के ऊपर। ये गलत है, ये लिटरली गलत है तरीकाकार ये इसके, क्योंकि वो आपसे हाँ ना तो मांग नहीं रहा भाई, वो आपसे कानूनी नुक्ता नज़र मांगता है केस स्टडी के अंदर कि यार कि कानूनी तौर पे साबित करो ये बात कैसे। कानूनी नुक्ता लिखना नहीं है, सीधा जवाब लिख देना, तो वो गलत है भाई। ठीक है, लीगल प्रोविजन लिखो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हेडिंग के साथ लिखना स्टार्ट कर दो, आपको आदत पड़ जाए। ज़रूरी नहीं है हेडिंग के साथ लिखना, लेकिन क्योंकि आप लोग बिल्कुल ही फारिग हैं जो मिस करते हैं ये चीज़। ठीक है, बाकी तो ठीक है। तो भाई आप इस बात को जहन में रखने के लिए, अपना इसको री-इन्फोर्स करने के लिए, यार मैंने लिखना है ये, हेडिंग देना स्टार्ट कर दो। केस स्टडी जब भी आए लीगल प्रोविजन की हेडिंग दो, बेसिस फॉर डिसीजन, डिसीजन की हेडिंग दो, नीचे वाली ऊपर नीचे कर लो, लेकिन लीगल प्रोविजन सबसे टॉप पे लिखनी है। हेडिंग दी होगी ना, खुद फिर वो लिख बैठे हो ना लीगल प्रोविजन की हेडिंग देनी पड़ेगी अब लीगल प्रोविजन वहाँ पे, वरना आप भूल जाते हो। ठीक है, तो अपनी आदत बनाएं, प्रैक्टिस करें, कुछ सवाल एक्स्ट्रा भी किया करें, इस तरह नहीं फिर पास होने वाला। तो भाई लीगल प्रोविजन पहले लिखनी है। अब आ जाए ज़रा इधर, उसने कहा कि टू रेस्ट, पहले तो रिक्वायरमेंट पढ़ें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डिस्क्राइब वेदर शीदा कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम गोगा। अच्छा जी, वो शीदा और गोगा दो बंदे हैं, उसने कहा कि क्या शीदा जो है गोगे से पैसे निकलवा सकता है कि नहीं निकलवा सकता, ये मसला है। ये सिर्फ बताना है, ठीक है, और कुछ नहीं बताना। ये अपने आप को थोड़ा लिमिट भी करना होता है जवाब तक। कई बार आप लोग क्या करते हैं, खुद पेपर मार्क करने का जो फैसला था वो मेरा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सही जा रहा है, और वो बड़ा ज़रूरी है। वो इसलिए कि मुझे खुद पता लग रहा है कि आप लोग क्या हरकतें करते हो, वो मैं आपको फिर बता भी देता हूँ। एक तो टेस्ट के अंदर भी मार्क कर देता हूँ, और इधर भी वैसे भी बता देता हूँ कि भाई आप लोग जो हैं, एक तो रिक्वायरमेंट को कई बार नहीं अंडरस्टैंड करते, रिक्वायरमेंट को इज्जत नहीं देते। मैं इसलिए अक्सर टेस्ट के ऊपर लिखा होता है रिक्वायरमेंट को इज्जत दो। वोट को तो इज्जत नहीं दे सके, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट को इज्जत देनी है। रिक्वायरमेंट को तसल्ली के साथ पढ़ो भाई, रिक्वायरमेंट इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई। उसको बिल्कुल सुकून के साथ को 3-4 बार लाइन को पढ़ो, उर्दू इंग्लिश पंजाबी जो भी आपको सही समझ आती है उसमें तर्जमा करो, ट्रांसलेट करके तसल्ली के साथ उसको लेकर चलना है हमने। कॉन्सेप्ट पहले लेकर आओ माइंड में, यार ये रिक्वायरमेंट किस कॉन्सेप्ट पे लग रही, कौन सी लीगल प्रोविजन है। इस तरह फ़ौरन जंप करोगे गलत करते हो। एक तो रिक्वायरमेंट से हटके कोई जवाब लिख देते हो, या कई बार रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लिख देते हो। एग्जामिनर कहता है कि भाईजान इसको तो पता ही नहीं था, इसने तो सिंपल एक ये टॉपिक देखा, इसको जो जो पता रहा टॉपिक के बारे में इसने लिख दिया, इसका मतलब इसको रेलेवेंट बात ही नहीं पता। तो हमने रेलेवेंट बात लिखनी है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी जैसे वो पिछला ही एक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपने ऑफर की कम्युनिकेशन भी लिखनी थी, एक्सेप्टेंस की भी लिखनी थी, रेवोकेशन की भी लिखनी थी। अब आपको पता है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 फेजेस में होती है, अक्सर लोगों ने 1 फेज लिखा हुआ था। ठीक है, रेवोकेशन आपको पता है 2 फेजेस में होती है, अक्सर ने 1 क्यों लिखा, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है ना, आपने आंखें बंद करके बस वो एक बार हल्का सा देखा और लिखना स्टार्ट कर दिया। ये फिर मुफ्त के नंबर कट के फिर ऐसे करके 48 पे फेल हो जाते हैं, फिर अफसोस करते हैं। चलिए, 2 रेसलर्स गोगा एंड शीदा एग्री टू प्ले अ रेसलिंग मैच। दोनों ने कहा कि हम रेसलिंग मैच करेंगे ऑन द कंडीशन, इस शर्त पे दैट इफ एनी ऑफ देम वुड फेल टू अपीयर फॉर द मैच, अगर एक भी बंदा मैच में ना आया, ही वुड पे टू 5000 टू द अदर पार्टी। मतलब उन्होंने एक पेनल्टी लगा दी कि भाईजान जो बंदा आया ही नहीं, मैं तैयार हो गया हूँ, मैं पूरी मालशें वगैरह करवाऊँ, मैं ज़रा बादाम शदाम रोगन खा रहा हूँ, अब मैं पूरी तैयारी करके आ जाऊँ, अगला बंदा आए ना। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शर्त लगा दी कि भाईजान जो नहीं आएगा उसको 5000 रुपया जुर्माना होगा। ओके, द विनर वॉज टू रिसीव 20,000 आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ऑफ द टिकट्स। विनर को क्या मिलना था, 20,000 रुपया मिलना था। कहां से मिलना था, सेल प्रोसीड्स ऑफ द टिकट्स। तो हमने तो स्पेसिफिकली इसकी एग्जांपल भी देखी है, एग्जांपल ये जो इसमें आई थी 62 इस बुक में तो है, तो वो भी हमने देखी थी कि भाई अगर आपको रेसलिंग के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर सेल प्रोसीड्स के पैसे मिल रहे हैं बतौर इनाम, तो ये जुआ थोड़ी है। तो इसका मतलब कि बिल्कुल वैलिड थी ये चीज़। ठीक है, फिर आगे आ गया, गोगा फेल्ड टू अपीयर। गोगा साहब लो जी आए नहीं है। एंड शीदा सूड हिम फॉर 5,000। शीदे साहब ने केस कर दिया, 5,000 रुपये लेके आ भाई, उसने कहा था 5,000 का जुर्माना है। गोगा हाउ एवर रिफ्यूज टू पे क्लेमिंग दैट बीइंग वेस्टिंग इन नेचर। वो कहते हैं यार ये तो जुआ था भाई। अच्छा, यहाँ पे वो 2 चीज़ें क्लेम कर सकता है। एक तो ये कह सकता है वो जो मैच के अंदर 20,000 मिलना था वो जुआ था, वो तो हमें पता है क्लियरली कि जुआ नहीं था। दूसरा वो ये भी कह सकता है कि यार ये तो अनसर्टन बात है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, तुमने इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो ये जुआ है। अब ये 2 बातें वो कर सकता है। तो हमने अब उसको बताना है कि जी वेदर शीदा कैन रिकवर
ठीक है, क्या शीदा उससे पैसे ले सकता है या नहीं ले सकता। तो भाईजान पहले लीगल प्रोविजन लिखनी है, लीगल प्रोविजन इज मस्ट, लीगल प्रोविजन की हेडिंग देकर लिखें ताकि आपको थोड़ी सी कोई शर्म आए कि मैंने लिखनी है। लीगल प्रोविजन लिखें हेडिंग, फिर इसकी लीगल प्रोविजन क्या है। अब हमें पता है कि जी जो वेजिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, और हर वो एग्रीमेंट जो कोलेटरल टू वेजिंग एग्रीमेंट है वो भी वॉइड होता है। ठीक है, अब वेजिंग एग्रीमेंट की हमने डेफिनेशन पहले बता दी कि भाई होते क्या है, इसके अंदर जो अनसर्टन होते हैं जिसमें हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर बात हो रही होती है। लेकिन साथ ही फिर हमने एक्सेप्शन भी लिख दी है कि भाईजान ये जो कंपटीशन इन्वॉल्विंग स्किल्स हैं जो मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है, ये वेजिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते। और इस केस में क्योंकि सेल प्रोसीड्स उसको मिलनी थी वहाँ से, तो ये वेजिंग एग्रीमेंट नहीं है, तो रिवॉर्ड के तौर पे उसको मिल रहा है। और ये जो बात थी ना 5,000 रुपये वाली, ये क्या था, ये एक पेनल्टी थी। ठीक है, पेनल्टी थी। ये अनसर्टन तो बेशक है कि आना है कि नहीं, लेकिन जब एक बात जो हुई है इस तरह तो हर चीज़ पेनल्टी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ क्या, मुझे चेयर्स डिलीवर करें, ये 5 लाख रुपए की आपने मुझे चेयर्स डिलीवर करनी है, अगर नहीं की तो मैं आप पे केस कर दूंगा, आपको एवं केस कर दोगे, ये तो अनसर्टन इवेंट है, पता नहीं मैंने करनी है कि नहीं। मतलब ये तो फिर इस तरह तो हर चीज़ ही अनसर्टन हो जाएगी। देखें, वो एक काम जो वैलिड एक लीगल काम था वो करने के लिए उसको मतलब है कि स्ट्रेंथन करने के लिए उस चीज़ को एक बात की गई है, पेनल्टी लगाई गई है, तो दिस इज प्योरली वैलिड। देखें ज़रा, उसने कहा ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली मेड टू फर्दर और असिस्ट दी एंटरिंग इनटू फैक्ट, ये तुमने लंबा चौड़ा कर दिया, आप सिंपल कर दे, ऑल एग्रीमेंट्स नोइंगली मेड, ठीक है, टू एंटर इनटू सच एन एग्रीमेंट विच डिपेंड्स ऑन दी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट और टू सिक्योर द गारंटी ऑफ अ परफॉर्मेंस इज वॉइड एग्रीमेंट। वो आप तो इस तरह लिख के अब नीचे आपने कहा बट इन दिस केस, लेकिन भाईजान इस केस में गोगा एंड शीदा वर नॉट गोइंग टू विन और लूज इन टर्म्स ऑफ मनी। वो इस हिसाब से नहीं, पैसों के विन लूज नहीं थी, उनका तो मैच था, प्रॉपर स्किल बेस्ड मैच था। ठीक है, द विनिंग अमाउंट हैड नॉट टू बी गिवन आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट्स, उन्होंने अपनी जेब से पैसे थोड़ी देने थे, बट हैड टू बी पेड फ्रॉम द गेट मनी विच वॉज प्रोवाइडेड बाई द पब्लिक, और पब्लिक ने देने थे। एज फॉर द कंडीशन ऑफ पेमेंट फॉर नॉन अपीयरेंस, नो अनसर्टन इवेंट प्रोवाइडेड द इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग और लूजिंग। ठीक है, देयरफॉर शीदा इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट, उसने कहा भाई वो पैसे निकलवा सकता है। आगे बात समझ, ठीक है। देखो उसने कहा, जो उसने कहा ना कि आना जाना है कि बात, दो मैंने जैसे आपको बताया दो केसेस थे इसके अंदर, एक तो मैच वाला केस के वो वेजिंग है, दूसरा था कि जो आऊँगा आओगे तो पैसे नहीं आओगे तो 5,000 देना पड़ेगा। वो कहता है यार अनसर्टन तो है, लेकिन सिर्फ इस बेस पे थोड़ी फैसला होना था मैच कौन जीत गया। बात करें फॉलो, अगर एक बंदा आया ही नहीं है तो इस बेस पे ये फैसला तो नहीं ना हुआ शीदा जीत गया या गोगा, कौन आया कौन नहीं है, गोगा फेल टू पीर है, मतलब है कि गोगा साहब आए ही नहीं है, तो क्या ये ऐलान तो नहीं ना हो गया कि शीदा जीत गया है, ये तो नहीं हुआ। ये ऑब्वियसली फिर हुआ कि भाई मैच हुआ ही नहीं है तो आपको पेनल्टी तो पे करनी चाहिए, आप आए ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो पैसे रिकवर कर सकता है। बात आ गई समझ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 देखें, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें तहम्मुल के साथ। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहले उसने कहा एनालाइज करें, एनालाइज से मुराद अब समझ लें गौर से क्या होता है। एनालाइज से मुराद ये होता है आपने देखना है कि यार ये जो बात हो रही है क्या ये कानूनी है, मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक है, वॉइड वगैरह तो नहीं है, या वैलिड है, इसको आपने थोड़ा सा देखना है। फिर एक्सप्लेन उसने कहा करें, 4 चीज़ों को एक्सप्लेन करें। रिक्वायरमेंट गौर से नहीं पढ़ेंगे आप, 100% है कि इसमें से एक दो चीज़ें मिस कर जाएंगे और पेपर खराब हो गए, ठीक है, फेल हो गए। इसलिए तसल्ली के साथ पहले नंबर पर उसने कहा एक्सप्लेन करें वेदर आरिफ इज जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग स्वीट्स बिजनेस एट मुल्तान रेलवे स्टेशन। ओके, ये देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव, ऊपर वाले में आंसर क्या होगा इफ मंसूर हैड बॉट द गुडविल ऑफ द आरिफ्स बिजनेस। चलो ये भी देख लेते हैं। थर्ड पे वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। चौथे नंबर पे व्हाट वुड बी योर आंसर इन 3 अबव इफ बोथ आरिफ एंड मंसूर हैड एग्रीड टू रिफर देयर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन नॉट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। देखें बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है पास पेपर के अंदर, जिसमें आपका पूरे चैप्टर का खुलासा होने लगा है। 2 चीज़ें जो 2 मेन है ना इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, वो उसने इसमें डाल दी हैं। पहला देखें, उसने कहा सवाल स्टार्ट करते अनटिल रिसेंटली, अभी तक मंसूर एंड आरिफ वर इंडिपेंडेंटली एंगेज्ड इन बिजनेस। भाई इकट्ठे काम कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे ऑफ सेलिंग स्वीट्स एंड मुल्तान रेलवे स्टेशन।
मुल्तान रेलवे स्टेशन, मुल्तान जंक्शन आपने शायद देखा हो, वहाँ पर वो कहते थे कि डिफरेंट इनकी स्वीट्स की स्टॉल लगे हुए थे। दोनों मुल्तानी सोन हलवा, हाफिज़ का अब्दुल वदूद का मशहूर मुल्तानी सोन हलवा, वो बेच रहे थे। मंसूर इनकर्ड अ लॉस ड्यू टू कंपटीशन, मंसूर साहब को कंपटीशन बड़ा था उधर रेलवे स्टेशन के ऊपर, उनको नुकसान हो गया। आरिफ इन व्यू ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद मंसूर, वो दोस्त भी थे, एग्री टू मूव हिज बिजनेस टू द ओल्ड सिटी एरिया। हाँ देखें, कहते नहीं मंसूर को नुकसान हो गया, दोनों की दुकानें वहाँ पे थी, कंपटीशन था। आरिफ ने कहा यार चलो कोई नहीं, हमारी दोस्ती, पता नहीं वैसे कौन से दोस्त ऐसे करते हैं, लेकिन वो बड़ा ही अच्छा कोई दोस्त है। उसने कहा कि यार मैं ना ओल्ड सिटी एरिया, मतलब किसी और जगह पे चला जाता हूँ, जाओ तुम याशी करो, तुम रेलवे स्टेशन के ऊपर मोनोपली कायम करके कमाओ रच के, ठीक है। अच्छा, दे रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट आरिफ वुड नॉट इंगेज इन एनी कंपीटिंग बिजनेस, क्योंकि आरिफ साहब जा रहे थे ना छोड़ के, उन्होंने आपस में एग्री कर लिया दैट आरिफ वुड नॉट इंगेज इन एनी कंपीटिंग बिजनेस विद मंसूर, आरिफ कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो मंसूर के साथ कंपीटिंग बिजनेस में। ओके, इट वाज आल्सो एग्रीड दैट इन केस ऑफ अ ब्रीच, अगर इस एग्रीमेंट को ब्रीच किया गया, पहले नंबर पे उसने क्या कर दिया, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, कि भाईजान आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, मतलब है कि गल हुई, इस तरह तो आप पूरी दुनिया को रोक दो। रोक सकते हो, तीन से सिचुएशन हैं, एक्सेप्शंस याद हैं, दिमाग इस्तेमाल करना है। एक तो वो, दूसरी बात उसने साथ ही मिलती जुलती कर दी कि यार अगर ये एग्रीमेंट जो हमने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है इसमें कोई ब्रीच करेगी कोई भी पार्टी, तो क्या होगा, नन ऑफ देम वुड हैव रिकोर्स टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स, कोई भी बंदा अदालत में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा यार भाई है यार, दोस्त हैं, आपस में कर लेंगे तो मामला क्या हो गया, अदालत कोई नहीं है। पहले नंबर पे तो ये है कि भाई आप आरिफ साहब, अब आप यहाँ से जा रहे हैं, आप मेरे साथ कंपीटिंग बिजनेस, सेम मिठाई वाला बिजनेस आप नहीं कर सकते, स्वीट्स वाला, सोन हलवे वाला नहीं कर सकते। सेकंड, उसने कहा कि अगर आपने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट या मैंने किया, तो दोनों में से कोई बंदा अदालत में नहीं जाएगा। अच्छा जी, सब्सिक्वेंटली बाद में, ड्यू टू इकोनॉमिक डाउन टर्न, हालात ज़रा माड़े हो गए, आरिफ इन एडिशन टू द ओल्ड सिटी एरिया ऑल्सो हैज स्टार्टेड टू सेल स्वीट्स एट मुल्तान रेलवे स्टेशन। लो जी, आरिफ साहब दोबारा से मुल्तान रेलवे स्टेशन के ऊपर आ गए, उन्होंने कहा भाई मैं बेचूंगा यहाँ पे। ओके जी, मंसूर इन ऑर्डर टू रिस्ट्रेन आरिफ फ्रॉम सेलिंग स्वीट्स हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम। मंसूर साहब ने कहा ओए हो, इसने, इसकी हिम्मत क्या, इसने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मैं यहाँ पे नहीं काम करूँगा, कंपीटिंग बिजनेस नहीं करूँगा, ये तो सेम बिजनेस करने लग गया यहाँ पे मुल्तान रेलवे स्टेशन के ऊपर आके, मैं इस पर केस करता हूँ, हालांकि इसने पहले कहा था मैं केस नहीं करूँगा। ठीक है, अब पहले तो देखें, आपने सारा सिनेरियो एनालाइज करना है। हमने पहले तो एनालाइज ये करें कि भाई दोनों बंदों ने आपस में एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया है ना, कि आप यहाँ पे कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, भाई आप कौन होते हो रोकने वाले, ठीक है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। फिर हमने दूसरी बात देखी थी कि उन्होंने कहा कि केस भी नहीं करेगा, ठीक है, ये बात हो गई, तो ये भी क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर ऑल्सो वॉइड। फिर उसने केस कर भी दिया है, तो क्या वो कर सकता था जब उसने पहले कह दिया, तो भाई बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो वॉइड बात थी ना, वो उसकी तो इन्फोर्सेबल बात ही नहीं है वो वाली। यही नहीं हमने पढ़ा कि आप अगर कोई वॉइड बात कर भी लो तो उसकी अहमियत ही कोई नहीं है, अदालत ने तो माननी नहीं है, अदालत को वो लाइन नज़र ही नहीं आनी, अदालत कहती मुझे नज़र नहीं आ रही क्या लिखा हो, क्योंकि बात ही गलत लिखी हुई है, कानूनी बात ही नहीं है, कानूनी बात करो। तो अगर आप किसी के साथ ये कर भी लो कॉन्ट्रैक्ट कि हम लीगल प्रोसीडिंग्स एक दूसरे के खिलाफ नहीं करोगे, स्टिल आप कर सकते हो एक दूसरे के खिलाफ, क्यों, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है भाई, वॉइड था वो, ठीक है। ये अच्छा आपने एक्सप्लेन अभी करना है। उसने कहा पहली सिचुएशन क्या है, वेदर आरिफ इज़ जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग स्वीट बिजनेस एट मुल्तान, तो भाई क्या आरिफ साहब जस्टिफाइड हैं, तो सर आपने लीगल प्रोविजन लिखनी है, लीगल प्रोविजन के बगैर नहीं स्टार्ट करना। इसने अप्रोच चेंज की हुई है जवाब में, इसको नहीं फॉलो करना, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनर हर 2-3 साल बाद चेंज होता है, उसकी अप्रोच थोड़ी चेंज होती है, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि लीगल प्रोविजन पहले लिखो। दो तरह से आपकी हेल्प करती है, एक तो यह कि एग्जामिनर की सीधी नज़र उस पर पड़ेगी, लीगल प्रोविजन सही लिखी हुई, अगली पढ़ता ही नहीं है अक्सर, वो बार बार कहते हैं यार सही रास्ते पे जा रहा है, ओके जवाब। या दूसरा ये है कि जब आपने लीगल प्रोविजन लिखी होती है, नीचे जवाब जब आपने लिखना है ऊपर देख देख कर ही आप लिख लेते हो, यार अच्छा ये बात की थी मैंने, इसके हवाले से अब मैं लिख लूँ। दिमाग के अंदर सोचना जब आप लिखते हो ना, वो गलत लिख देते हो, आप डिसीजन भी गलत बना देते हो। इसलिए लीगल प्रोविजन लिखी होगी, सिंपल उसी को पढ़ पढ़ के तो नीचे लिखी जाना है कि यार अच्छा उसके हिसाब से ये
बड़ा इजी हो जाता है। 2 फ़ायदे हैं इसके, तो भाई इसको लाजमी करना है। अब इसका पहला देखें ना, उसने कहा वेदर आरिफ इज़ जस्टिफाइड इन स्टार्टिंग स्पीड बिजनेस एट मुल्तान। क्योंकि उसने पहले कहा था कि भाई मैं नहीं करूँगा, वो करने आ गया, तो बताएं। हमने भाई यहाँ पे लिखना है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन इज वॉइड एग्रीमेंट टू दैट एक्सटेंट। ये भाई उस एक्सटेंट तक वॉइड एग्रीमेंट, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हैंस हमने लिखना है यस आरिफ जो है इज जस्टिफाइड स्टार्टिंग ए स्वीट बिजनेस एट मुल्तान रेलवे स्टेशन। अब ये देखो उसने एज एनी एग्रीमेंट वाली बात आगे लिख दी है, ये आप पहले लिखेंगे लीगल प्रोविजन, ठीक है। आगे आ जाए पार्ट 2, उसने कहा व्हाट वुड बी योर आंसर इन वन अबव इफ मंसूर हैड बॉट द गुडविल ऑफ आरिफ्स बिजनेस। अब वो कहते हैं अज्यूम करें कि मंसूर ने अगर गुडविल खरीद ली होती उसकी, उसका नाम खरीद, फिर क्या होता, फिर आप वो लिखेंगे कि सेल ऑफ गुडविल, फिर आप दोबारा लिखेंगे एनी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड और प्रोफेशन इज वॉइड एग्रीमेंट विद एन एक्सेप्शन दैट इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, ठीक है, सेल ऑफ गुडविल के केस में जो बायर होगा, जो खरीद रहा है गुडविल, वो ऑब्वियसली ये बात कर सकता है कि भाई आप अब रीजनेबल लोकेलिटी के अंदर सेम काम नहीं कर सकते। तो रीजनेबल ही थी ना, रेलवे स्टेशन के ऊपर ही तो खोल ली उसने, याद होता ना, क्यों कहता है तुम मुल्तान रेलवे स्टेशन के ऊपर, अब तुम लाहौर में भी खोल सकते, वो अनरीजनेबल बात थी, लेकिन मुल्तान रेलवे स्टेशन के ऊपर ही तो रीजनेबल लोकेलिटी है। तो फिर आरिफ साहब वैलिड थे वहाँ पे, सॉरी आरिफ नहीं, फिर मंसूर उस पर केस जीत भी सकता रहा, उसने कहना था कि भाई मैंने किया है। थर्ड, वेदर मंसूर इज जस्टिफाइड इन फाइलिंग सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ। भाई क्या मंसूर जस्टिफाइड है जो केस करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ना बात पता क्या है, बात हमने ये ना, मैं इस आंसर के साथ मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक है। वो इस तरह इन्होंने ना असल में उस ये जो तीसरा जवाब है इन्होंने स्टैंड अलोन दे दिया है, ये सर्कमस्टांस केस को नहीं लेकर आगे चले। हमने ऊपर क्या कहा था कि भाई उसने एक वॉइड एग्रीमेंट किया। अब वॉइड एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट ही वॉइड था, उसको इन्फोर्स करवाने का केस कैसे हो सकता है, बात कर रहे हैं फॉलो। मंसूर क्यों गया था अदालत के, आरिफ ने आगे वहाँ पे दुकान खोली, बात ज़रा समझ लें, ये मतलब मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है एग्जामिनर के साथ, इस पर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप भी सोच लें, शायद आपको समझ लगे उसकी, मुझे तो नहीं उसकी आई समझ कि मेरे ख्याल में तो ये वो केस कर ही नहीं सकता रहा, मतलब केस वैसे तो कर सकता है। देखें बात को ज़रा गौर से समझना। उसने पहले क्या कहा था कि भाई इन स्टेट ऑफ ट्रेड का हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसने भाई आके दुकान खोल ली है। अब मंसूर साहब अदालत में जा रहे, क्या कहने हैं कि भाई जान इसको रोको दुकान खोलने से। अदालत कहेगी कि दुकान खोलने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, अनलेस आपने गुडविल खरीदी होती, यही था ना, गुडविल तो नहीं उसने खरीदी, केस सिनेरियो के अंदर नहीं है, क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ लिया कि अगर ये होता फिर बताएं, वो हमने बता दिया, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अदालत क्या कहेगी, अदालत केस सुनेगी, उसका केस तो सुन लेगी, लेकिन अदालत क्या करेगी, क्या उसके ऊपर फैसला कर सकती है। अदालत ने कहा भाई फजूल केस लेकर आ गए हो, तुमने मतलब है कि एग्रीमेंट ही वॉइड किया हुआ है। बात आई है समझ, नहीं आई, ठीक है। तो ये उस एंगल से तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन अगर इसको वो इस तरह ले रहा है कि सिर्फ हम स्टैंड अलोन बेस पे बात करें कि एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगर कर भी लिया जाए तो क्या फिर भी मंसूर साहब अदालत में जा सकते थे, हाँ जा सकते थे, ठीक है, उस एंगल से जा सकते थे। लेकिन अगर आप इसको केस को ही आगे लेकर चलें, केस को ही पढ़ते हुए आगे बढ़ें, तो फिर वो नहीं लेके जा सकते, ये आपने देख लेना। अच्छा जी, देन आ गया व्हाट वुड बी योर आंसर इन 3 अबव इफ बोथ आरिफ एंड मंसूर हैड एग्री टू रिफर टू देयर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन एंड नॉट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर वो कहते दोनों ने फैसला किया तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, फिर आपको फैसला क्या होता, तो भाई जान बिल्कुल एक्सेप्शन है ये तो, अगर वो चाहें तो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। ये जो है इसको इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं समझा जाता, क्योंकि आप किसी ना किसी तरह वहाँ पर जा तो रहे हो, ठीक है, ओके। चलें, ये वाला क्वेश्चन ना वैसे आप लोगों ने करना है, ठीक है, और इसमें जो तीसरा आंसर है ना, इसको यही समझते हुए करना है कि वो इसको इंडिविजुअल बात को ले रहा है, वो केस के साथ जोड़ के नहीं ले रहा, वैसे ले रहा है कि यार इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाला एग्रीमेंट किया गया था, अब स्टिल केस कर दिया गया, क्या है वैलिड बात है, तो बिल्कुल वैलिड है, किया जा सकता है। ये भाई आपने लिख कर करना है ये वाला क्वेश्चन प्लीज़, ठीक है, असाइनमेंट जमा करवानी है। अच्छा एमसीक्यूज पे आ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज मस्ट एग्जिस्ट टू यूज़। भाई फ्रॉड में रिलेशन कोई होना लाजमी है,
अनड्यू इन्फ्लुएंस में लाजमी है, कोर्जन में मिस्टेक में, किसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने कहा था रिलेशन लाजमी होता है। रिलेशन से मुराद रिश्तेदारी नहीं है, रिलेशन से मुराद है कोई ना कोई लिंक हो आपका, लॉयर का उसके क्लाइंट के साथ, डॉक्टर का पेशेंट के साथ, टीचर का स्टूडेंट के साथ, कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई लिंक बन रहा है, इसी वजह से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कोई आपके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही होती, वो कोई फ्रॉड नहीं किया जा रहा होता, आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है, ठीक है। और वो पॉजिटिव मॉरल इन्फ्लुएंस होता है, कोई इलीगल काम करके नहीं होता। इलीगल वाला कोर्जन में चला जाएगा, सही है। अगर इलीगली आपको गन पॉइंट के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मार दूंगा, तो ये तो कोर्जन है। अगर मैं आपके तरले कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई अपने रिश्ते का हवाला दे रहा हूँ, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मॉरल प्रेशर है, ठीक है। तो सी होगा, सॉरी बी होगा। फिर आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस इम्प्लाइज मेंटल एंड मॉरल प्रेशर, ये तो है, बाकी तो फारिग हैं, तो भाई मेंटल एंड मॉरल ही है। अच्छा, कोर्जन में बी डायरेक्टेड अपॉन, कोर्जन किस पे की जा सकती है, द पार्टी हुज कॉन्सेंट इज बीइंग कॉज, मतलब जिसकी कॉन्सेंट लेनी है सिर्फ उसके ऊपर की जाती है, या एनी अदर पार्टी आइदर ए और बी, क्या होगा भाई, आइदर ए और बी, ठीक है। अगर एनी अदर कह देंगे इसका मतलब कि उस पार्टी के ऊपर खुद, ये याद है ना गॉडफादर वाली एग्जांपल, वो भूलनी नहीं है, वो आपका सारा कोर्जन का कॉन्सेप्ट है कि हमने कहा था कि ये बंदा है, एक ये बंदा है, ये इसका बच्चा है, लेट्स से उधर तो घोड़ा था, ये इसका बच्चा है। अब ये चाहे तो इसके ऊपर कोर्जन अप्लाई करे ये तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ये मतलब जो पहला ए है पार्ट है ऑप्शन उसका बन रहा था। दूसरा है एनी अदर पार्टी, इस पे नहीं कहता सिर्फ इसके ऊपर, मतलब इसके अलावा किसी पे भी, तो ये भी गलत है। तो भाई ये दोनों पे ही कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, इस पे, किसी पे भी, ठीक है। और क्या ये भी रिवाइज करवा दें, ज़रूरी है कि यही बंदा कोर्जन अप्लाई करेगा या इसके बिहाफ पे कोई और शख्स भी कर सकता है, भाई ये अपने बिहाफ पे कोई और बंदा भी मूंछों वाला रख सकता है, ये जाके भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कोर्जन का हमने पढ़ा था कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी के ऊपर कोर्जन अप्लाई कर सकती है, अगर उस वजह से ऑफरी जो है, या मतलब ऑफरी नहीं ऑफर भी हो सकता है, जिसकी कॉन्सेंट बेसिकली कॉज हो रही है, वो अगर कॉन्सेंट उसकी फ्री नहीं रहती तो, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर पे आ जाएं, चौथा वैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस इज लीगली नॉट प्रज्यूम्ड इन केस। हमें पता नहीं 3 केसेस हैं, पेरेंट और रियल अथॉरिटी का, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का, या आप अगर एक वीक मेंटल कैपेसिटी वाले पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम ये कुछ प्रिजम्पशन है, अदालत को पहले लग रहा होगा इस बंदे ने किया, हालांकि हो सकता है ना किया हो, तो वहाँ पर अगर अदालत को पहले से लग रहा है कि भाई आपने फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, तो फिर आप ही साबित करेंगे मैंने नहीं किया। अगर प्रिजम्पशन नहीं है तो फिर दूसरा बंदा साबित करेगा। अच्छा, तो उसने कहा अनड्यू इन्फ्लुएंस इज लीगली नॉट प्रज्यूम्ड इन केस हो, इनमें से किस केस में नहीं समझा जाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है, गार्डियन एंड वार्ड, ठीक है, क्रेडिटर एंड डेटर। अच्छा, गार्डियन एंड वार्ड से मुराद आपका यही है कि मतलब जो आपका ख्याल रख रहा है, आप समझ लें अटेंडेंट और उसका जो है पेशेंट वगैरह, उसकी बात हो रही है। क्रेडिटर एंड डेटर, सॉलिसिटर वकील को कहते हैं सॉलिसिटर, ठीक है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशरी, तो भाई ये जो है ना क्रेडिटर एंड डेटर, ये केस में था, ये नहीं हमने पढ़ा हुआ, ठीक है। बाकी नाम थोड़े डिफरेंट से पढ़े हैं, लेकिन पढ़े ही सारी चीज़ें हैं, सही है, उसमें प्रिजम्पशन होती है। अच्छा जी 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है जी। अनड्यू इन्फ्लुएंस मस्ट बी एक्सरसाइज बाय और अगेंस्ट द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, सही है कुछ हद तक। अच्छा, हमने ट्रू नॉट ट्रू ढूंढना, तो पहले तो सही है। दूसरा, कोर्जन कैन बी एक्सरसाइज बाय अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सच है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ इट वाज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तानी कानून की गलती की जाए, म्यूचुअल है चाहे आपकी यूनिलेटरल है, वॉइड नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ही था, हमने कहा था कि इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो भाई यही है। लास्ट, ड्यूटी टू स्पीक डज नॉट मेक साइलेंस एज फ्रॉड। हाँ, वो कहते हैं ड्यूटी टू स्पीक, अगर आपकी ड्यूटी होती कि आपने बताना था और आप फिर भी खामोश रहते, ये फ्रॉड नहीं आपने किया भाईजान, ये गलत है, फ्रॉड किया है। जहाँ पे आपका मतलब अगला बंदा आपसे पूछ रहा है और आपका फ़र्ज़ था वहाँ पे बोलना, या फिड्यूशरी रिलेशनशिप के अंदर थे, आपने बोलना था, वहाँ पे आप नहीं बोले तो उसको फ्रॉड ही कंसिडर किया जाएगा। चलें जी, ये ना आपने अब देख लेने, इनमें कोई इतने ख़ास है नहीं मुश्किल, ठीक है। इसको प्लीज़ देखना है, कोई भी क्वेश्चन और पूछ लेना है। आप लोगों के पास प्रैक्टिस सेट इसके आगे हुए हैं, एमसीक्यूज़ के भी, और लेटेस्ट एमसीक्यूज़ भी इसमें डले हुए हैं, और दूसरे क्वेश्चन हैं वो भी आगे हुए हैं, तो प्लीज़ इनको देखना है। कोशिश करें यार, प्रैक्टिस भी किया करें, लाजमी प्रैक्टिस करें। लिखना असल में नहीं आता, केस सिनेरियो स्पेशली, रट्टा तो आप फिर भी कोई ना कुछ कर ही लोगे, आप पूरी ज़िंदगी रट्टे मारे हुए हैं, लेकिन जो केस सिनेरियो ना वो आपसे हैंडल नहीं होना अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो प्लीज़ ज़रा उसके ऊपर फोकस करें। मिलते हैं नहीं फिर कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।